हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवधारा पर दोस्तों। और दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाऊंगा हिंदी विषय, ठीक है। और हिंदी विषय को मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। जो चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए पढ़ते हैं अपना हिंदी सब्जेक्ट। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा, ये जो भाषा शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों जो भाषा शब्द है ना, भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वह हमारी भाष धातु शब्द से हुई। भाष धातु शब्द से हुई दोस्तों, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ अर्थ है व्यक्त वाणी, यानी कि जो अपनी वाणी है उसको क्या करना, व्यक्त करना। व्यक्त वाणी या वाणी व्यक्त कह सकते हो आप इसको, व्यक्त वाणी, या आप इसको व्यक्त वाणी बोलना, व्यक्त वाणी बोलना या कहना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने क्या कहा कि भाषा जो है भाष धातु शब्द से लिया गया है, भाष धातु शब्द से लिया गया है। देखो दोस्तों भाषा क्या होती है, जैसे और इस भाषा का प्रयोग क्या करते हैं हम दोस्तों, अपने जो मनुष्य के या व्यक्ति के मानसिक विचार होते हैं ना, उनको बोलने या कहने के लिए जिस लैंग्वेज या जिस ध्वनि का हम उपयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा कहते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि भाषा का जो अर्थ यानी कि बोलना या कहना होता है। भाषा दो प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, एक तो लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। तो हम कहते हैं भाषा के दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं। नंबर एक मौखिक भाषा और नंबर टू है दोस्तों लिखित भाषा। लिखित भाषा, देखो दोस्तों मनुष्य के मन में या मनुष्य के मानसिक विचारों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य जब किसी व्यक्ति के सामने किसी बात को रखना चाहता है बोल करके, ठीक है दोस्तों, तो उस भाषा को हम कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे किसी व्यक्ति के सामने हमें अपनी कोई बात रखनी हो या कोई अपने विचार रखने हो, तो यदि हम उन विचारों को लिखकर नहीं दोस्तों बोल करके, अगर हम अपने विचारों को बोल करके किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करते हैं या उसको अपनी बातों को समझाते हैं, तो उस भाषा को हम कहते हैं दोस्तों मौखिक भाषा, ठीक है दोस्तों। और यह भाषा क्या होती है, अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी भाषा होती है दोस्तों। कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अस्थायी व अस्थायी भाषा कौन सी है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि ये अस्थायी भाषा क्यों है। अस्थायी भाषा है इसलिए है क्योंकि दोस्तों यदि हमने कोई विचार अपने से बोले, ठीक है, और बोल करके हम रुक गए, अब जो विचार या जो ध्वनि हमने अपने मुख से निकाली थी उसका कोई प्रमाण तो नहीं है कि आपने ये चीज बोली थी। हाँ दोस्तों, आज की जो टेक्निक है, यदि हम किसी वीडियो के सामने अगर ऐसी कुछ बातें बोलते हैं तो उसका प्रमाण मिल जाता है दोस्तों। पर यदि कोई अगर ऐसी कोई टेक्निक ना हो कि जिससे हमारी चीजें रिकॉर्ड हो सके, तो हम इस भाषा को क्या कहेंगे दोस्तों, अस्थायी भाषा। क्योंकि दोस्तों हम इस भाषा को देख नहीं सकते, सिर्फ इस भाषा को हम देख नहीं सकते, सिर्फ इसको सुन करके श्रोता के द्वारा महसूस कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया दोस्तों, अस्थायी भाषा। अगर बात करें हम लिखित भाषा की, व्यक्ति के मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी बात आती है, उसको आप दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए यदि हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम लिख करके समझाते हैं अपनी बातों को, तो उस भाषा को हम कहते हैं लिखित भाषा। और दोस्तों यह भाषा क्या होती है, ये भाषा क्या होती है, अस्थायी भाषा होती है दोस्तों, अस्थायी भाषा। अब अस्थायी का मतलब वही है क्योंकि इस भाषा को हम जब लिख करके किसी दूसरे व्यक्ति को समझाएंगे दोस्तों, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है,
और इसमें से कुछ काटना वाटना जो कुछ है सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम इसको कहते हैं अस्थाई भाषा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो भाषा है, भाषा के जो वर्ड है यानी कि जिनको हम वर्ण कहते हैं, भाषा। तो दोस्तों हमने क्या कहा, ये भाषा हमारी क्या है, अस्थाई है लिखित भाषा, और मौखिक भाषा हमारी क्या है, अस्थाई भाषा। इस भाषा को हम कभी भी देख सकते हैं, ठीक है नहीं, और यही भाषा है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं दोस्तों। इस भाषा को हम देख नहीं सकते, ठीक है नहीं, इसको सिर्फ शब्द के द्वारा सुन सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और यह अस्थाई भाषा होती है। अब दोस्तों क्या होता है, इन भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए या भाषा के आप कह सकते हैं कि भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उनको हम कहते हैं लिपि। ठीक है, क्या कहते हैं, लिपि। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि अरबी भाषा यानी कि फारसी और उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। तो दोस्तों ये क्या है, सारी सारी भाषाएं हैं, पर आप अगर देखोगे इनको, जो इनकी जो लिखित भाषा है, जो इनको लिखते हैं, जिनको हम लिखित भाषा है, इनकी सबकी जो वर्ड है दोस्तों अलग अलग है। हालांकि इनकी जो मतलब है वो तो एक ही है, ठीक है दोस्तों, पर इनका जो लिखने के अक्षर या इनको वर्ण बोलते हो वे अलग अलग है दोस्तों, ठीक है नहीं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिपि, और हम कहते हैं लिपि चिन्ह, यानी कि भाषा को समझने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, लिपि। ठीक है, तो हम दोस्तों आइए कहते हैं भाषा को समझने के लिए लिपि। भाषाओं को व्यक्त करने के लिए, भाषा को व्यक्त करने के लिए लिपि चिन्हों बोल सकते हो आप, लिपि चिन्हों या वर्ण भी कह सकते हो, लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों लिपि क्या होती है, लिपि अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा जो हमारी है, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वह हमारी देवनागरी, देवनागरी। और अगर हम बात करें दोस्तों संस्कृत की, क्योंकि दोस्तों हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है। संस्कृत की बात करें तो इसकी जो लिपि है दोस्तों वो भी क्या है दोस्तों, देवनागरी। अगर दोस्तों हम बात करें किसकी, उर्दू की, इसकी जो भाषा दोस्तों वह है फारसी, भाषा नहीं दोस्तों सॉरी, लिपि क्या है दोस्तों, फारसी। अगर हम बात करें किसकी दोस्तों, अंग्रेजी की, तो इसकी जो लिपि है दोस्तों वह है रोमन, रोमन क्या बोलते हैं दोस्तों इसकी लिपि, रोमन। अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी, गुजराती की, गुजराती, तो इसकी जो लिपि है दोस्तों वो क्या है, वो भी है देवनागरी। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूं, गुजराती हो गई, नेपाली, नेपाली की जो लिपि है दोस्तों वो भी है देवनागरी, देवनागरी। अगर बात करूं मैं मराठी की, तो भी क्या दोस्तों, देवनागरी हो गया। उर्दू, और क्या दोस्तों, पंजाबी, पंजाबी, पंजाबी की जो लिपि है दोस्तों वह है गुरुमुखी, गुरुमुखी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, या इनमें से कोई सी भी भाषा दे देगा आपको और पूछ लेगा कि उसकी लिपि क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो है इधर क्या, भाषा, और ये क्या है कि लिपि। ठीक है दोस्तों, इधर भाषा और ये क्या है कि लिपि दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, व्याकरण की। तो दोस्तों अब
हम पढ़ते हैं इसके बाद भाषा के बाद व्याकरण क्या होता है दोस्तों। पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं व्याकरण क्या है। ठीक है दोस्तों, व्याकरण दोस्तों ऐसा होता है कि हम पूरी हिंदी पढ़ लेते हैं और हमें व्याकरण का अर्थ भी मालूम नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण दोस्तों आप समझ सकते हो कि किसी भी भाषा को या किसी भी भाषा को उसके शुद्ध रूप में पढ़ने या लिखने या बोलने को हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने अथवा पढ़ने को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्याकरण कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमने क्या कहा कि हमने कहा कि भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने अथवा बोलने को ही व्याकरण कहते हैं। अच्छा दोस्तों, व्याकरण कहते हैं, व्याकरण जो है दोस्तों भाषा के बाद आया दोस्तों, ना कि व्याकरण पहले आया और भाषा बाद में दोस्तों। पहले भाषा बोली जाती है, फिर भाषा को ठीक व शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग करते हैं व्याकरण का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम व्याकरण के आधार पर हम क्या करते हैं, व्याकरण के आधार पर हम ध्वनि को 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। इसके आधार पर 3 में, जैसे अगर हम बात करें वर्ण विचार, नंबर 2 है हमारा दोस्तों शब्द विचार, और नंबर 3 दोस्तों हमारा वाक्य विचार दोस्तों, वाक्य विचार। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार दोस्तों वही है आपके जहाँ से आपकी अब ये जो नींव है वो स्टार्ट होती है दोस्तों। यदि वर्ण विचार आपने अच्छे से समझ लिया तो आप पूरी हिंदी को इजीली समझ सकते हो और उसके आंसर भी इजीली दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हैं, वर्ण विचार पर आते हैं। वर्ण विचार क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण क्या होता है दोस्तों, हम कहते हैं कि वर्ण जो है ना, वर्ण विचार दोस्तों, वर्ण किसी भी व्यक्ति के मुख से बोली गई कोई ध्वनि, किसी भी व्यक्ति के मुख से बोली गई कोई ध्वनि जिसका कोई सार्थक अर्थ हो दोस्तों। ठीक है, वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो आप कह सकते हो कि ध्वनि के सार्थक शब्दों को, सार्थक का मतलब दोस्तों जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, ध्वनि के सार्थक शब्दों को, सार्थक शब्दों को नहीं दोस्तों, वर्णों को, सार्थक वर्ण को, ध्वनि के सार्थक वर्णों को, सार्थक शब्दों को देखो या वर्णों को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार कहते हैं। अच्छा दोस्तों, या हम कह सकते हैं कि लघुत्तम वाक ध्वनि, लघुत्तम वाक ध्वनि दोस्तों, लघुत्तम वाक ध्वनि को भी क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण कहते हैं या वर्ण विचार कहते हैं दोस्तों। ठीक है, लघुत्तम वाक ध्वनि को भी वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, और हम कहते हैं कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या दोस्तों होती है हमारे पास 52। कितनी दोस्तों, 52। और यदि हम बात करें इस 52 के अंदर ही हमारे क्या होता है दोस्तों, 11 तो हमारे स्वर होते हैं जिन्हें आप मात्राएं भी बोलते हैं दोस्तों, और
इसमें से माइनस कर दो कितने, 1 और 41। 41 में से आप इनको कर दोगे 39। ये होते हैं हमारे दोस्तों व्यंजन। क्या होते हैं दोस्तों, व्यंजन। और जो दो हमारे होते हैं दोस्तों, एक अंग और एक अह, अंग और अह, ये दोस्तों दो वर्ड है। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर आप इन सबको जोड़ोगे, इन सबको, तो जब जाके हमारे क्या हो जाएंगे, 52 वर्ण हो जाएंगे दोस्तों। और यही ये दो वर्ड जो है ना दोस्तों, इन्हें हम नपुंसक वर्ड कहते हैं। नपुंसक वर्ण, नपुंसक वर्ण। नपुंसक वर्ण दोस्तों इनको इसलिए कहते हैं, ये जो दो वर्ड हैं, ना तो ये स्वर होते हैं और न ही ये व्यंजन होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, नपुंसक वर्ण। और दोस्तों नपुंसक वर्ण के अलावा हम इनको अयोगवहा वर्ण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके नाम से अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि अयोगवहा वर्ण कौन से हैं, तो अंग और अह दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ से कुछ चीजें को डिटेल में जरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्णों के स्थान पर। दोस्तों वर्ण विचार जो है ना, इनको भी 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। 3 में भी 4 भागों में दोस्तों, 3 भागों में दोस्तों। एक तो दोस्तों हमारा है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण। दूसरा दोस्तों हमारा तारत्व के आधार पर। और दोस्तों तीसरा हमारा क्या है दोस्तों, तारत्व के आधार पर। दोस्तों ये जो वर्ड विचार है, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। दूसरा हमारा दोस्तों तारत्व संवेग स्थान के आधार पर। और तीसरा दोस्तों हमारा तारत्व के आधार पर, तारत्व स्थान के आधार पर दोस्तों। ठीक है, तो इस वर्ण विचार को भी 3 भागों में क्या किया गया है दोस्तों, कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों। ठीक है, तो मैं जरा इसको ऊपर से रख देता हूँ, फिर हम इसको समझते हैं क्या होता है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर की। स्वर, वर्णों के अंदर जो स्वरों की जो संख्या दोस्तों मैंने अभी आपको बताई 11 होती है। स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मात्राएं भी कहते हैं। में है कौन कौन से दोस्तों, उन्हें भी जरा देखो आप। जैसे अ, आ, इ, आ, इ, उ, री और ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोस्तों। ये दोस्तों हमारी 11 मात्राएं होती हैं। इनको जो उच्चारण करने का जो सिस्टम है वो बनाया गया है अ आ इ उ री ए ओ। ठीक है दोस्तों, इनको हम कहते हैं दोस्तों मात्राएं या स्वर दोस्तों। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11। अब इसको भी हमने क्या किया है दोस्तों, कैटेगराइज किया है दोस्तों। ठीक है, जैसे इसको हमने 4 भागों में क्या किया है, कैटेगराइज। 4 भागों में क्या किया, इनको कैटेगराइज किया दोस्तों। ह्रस्व,
ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दोस्तों दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और नंबर 3 दोस्तों ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। चौथा दोस्तों कौन सा हमारा, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। देखो दोस्तों ये जो हमारे बहुत सी बुकों में क्या किया गया है, ये जो दीर्घ स्वर है और ये संयुक्त स्वर है, इन दोनों को एक ही माना गया है और इस हिसाब से उनको फिर कहा गया कि 3 भागों में बटा है दोस्तों। पर हमको 3 नहीं पढ़ने दोस्तों, हमको क्या पढ़ना है, 4 भाग, 4 भेद होते हैं दोस्तों इसके। कितने, 4 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं, इनको हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, पहले आप समझेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों को बोलने में कम समय। तो दोस्तों ये आपके सामने 4 भेद हमने बताया इनको, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इनको, ये ह्रस्व स्वर क्या होते हैं दोस्तों। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने के लिए कम समय लगता है दोस्तों, जिनको बोलने के लिए कम समय लगता हो, क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। तो दोस्तों ये सारे स्वर लिखे हुए हैं आपके सामने 11। अब अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, कम समय लग रहा है दोस्तों, तो हम कह देंगे इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 4। अ, ई, उ, री। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि ह्रस्व स्वर के वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4। ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है। अब बात करते हैं हम दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम लगता हो। ठीक है सी, तो हम कह देंगे ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता हो, समय लगता हो, क्या कहलाते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अ के बाद अ, आ, देखो ये क्या हमारा ह्रस्व स्वर है, अ, आ, फिर छोटा यहाँ ई। दोस्तों क्या हो रहा है, ऐसे अगर आप इनको थोड़ा खींच के बोलोगे तो आपको लगेगा कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में 2 गुना टाइम लगता है दोस्तों। और तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ, ई और ऊ। ठीक है दोस्तों, ये इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 3। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 3। और दोस्तों आप इनको रट्टा मारने की बजाय आप इनको अगर अपने मुख से बोलोगे ना, एक बार 2 बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इनको एग्जाम के अंदर अगर आपके याद भी ना हो तो आप इनको बोल करके समझ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर कम समय लगा था तो क्या, अ, ई, री। ठीक है दोस्तों, अ, ई, उ, री। और अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो आ, ई, उ, आ, ई, उ। बात करें हम प्लुत स्वर की दोस्तों, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। प्लुत स्वर की बात करते हैं। प्लुत स्वर किनको कहते हैं, प्लुत स्वर हम उनको कहते हैं जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता हो। तो हम कह देंगे, या आप कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय अधिक लगता हो। ठीक है, प्लुत स्वर जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने जिनका उच्चारण करने में जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता हो दोस्तों, ऐसे लिख दो आप, अधिक समय लगता हो। जैसे दोस्तों आपने एक वर्ड देखा हो ओम, जैसे
जब कोई भक्ति करता है तो उसको उच्चारण करता है दोस्तों, तो बहुत लंबे समय तक उसको बोलता है ओम। तो दोस्तों ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ओम, ठीक है दोस्तों, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोस्तों ओम ये क्या है दोस्तों, हमारा प्लुत स्वर है, ठीक है, प्लुत स्वर। अगर बात करते हैं संयुक्त स्वर की, तो इसको जरा यहाँ से निकाल करके यहाँ ले आओ। इसको कहते हैं हम संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात और थी, इस जो स्वर है, ये स्वर जो होते हैं दोस्तों, ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं दोस्तों। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, यानी कि इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। जैसे अ आ ई उ रि ए ओ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर आप इनके स्थान पर अगर आप किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं एक साइड में, जैसे आपने कहा क, तो देखो क, अगर आप इसको इसको अगर आप खोल के लिखेंगे तो आप इसको क्या करोगे, क को क प्लस अ, किसकी वजह रहा है, क। अगर आप इसी प्रकार ख की वजह रहे हो, ख, तो क प्लस अ। तो दोस्तों आपको नजर आ रहा है कि ये वर्ड यानी कि ये व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता दोस्तों, क्योंकि अगर आप इनका उच्चारण करते हैं तो इनके साथ में ये मात्राएं भी लगी होती हैं, तो इनका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हो जितने भी व्यंजन होंगे। बट जो हमारे स्वर होते हैं उनका आप उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्वर दोस्तों, ठीक है। इनकी संख्या 11 बताई थी मैंने आपको, और इसको मैं यहाँ से रख देता हूँ दोस्तों। मैंने आपको क्या होता है, इनकी जो स्वरों की जो संख्या है 11 होती है, ठीक है। व्यंजनों की जब बात करेंगे उसको वहां पे डिफाइन करेंगे। संयुक्त स्वर, अब हम बात कर रहे थे संयुक्त स्वर की दोस्तों। तो हमारे इसमें से कौन कौन से अक्षर रह गए, ये हो गया हमारा, ये हो गया,